नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप सवाल इंडिया का देख रहे हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। 17 दिन बीत गए, उसके बाद भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से एक अहम खबर सामने आई है। 8 अगस्त को आरोपी संजय रॉय दोपहर में ही टारगेट की तलाश में था। शाम को शराब पीकर वो अपने दोस्त वॉलंटियर सौरभ के साथ रेड लाइट एरिया गया, सोनागाची और कालीघाट। फिर सौरभ के साथ संजय आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल आया। वहां हॉस्पिटल के बाहर और फिर अंदर उसने टारगेट की तलाश शुरू की। फिर टहलते हुए वो एक सेमिनार हॉल की तरफ गया, जहां पर महिला डॉक्टर अकेली सोती हुई उसे मिल गई। उसने जाते ही महिला डॉक्टर का गला दबा दिया। इस बीच महिला डॉक्टर ने अपने बचाव में काफी कोशिश की, पर वो बच नहीं पाई। महिला डॉक्टर के बेहोश होने के बाद संजय ने उसके साथ रेप किया और करीब 40 मिनट के अंदर वो वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल गया। लेकिन संजय अपना ब्लूटूथ वहीं पर भूल गया। उस दिन और क्या क्या हुआ, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मेडिकल छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस के टॉप सोर्सेज ने एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि आखिर 8 और 9 अगस्त को क्या कुछ हुआ था, कैसे ये पूरी घटना हुई और कैसे आरोपी पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 8 अगस्त की दोपहर से ही संजय एक टारगेट की तलाश कर रहा था, यानी कि किसी महिला की तलाश कर रहा था। इसके बाद शाम को उसने अपने दोस्त सौरभ, जो कि एक सिविल वॉलंटियर है, उसके साथ में शराब पी और शराब पीने के बाद दोनों कोलकाता के 2 रेड लाइट इलाकों, जिसमें एक सोनागाची है और दूसरा कालीघाट है, वहां पर गए। इसके बाद सौरभ ने एक महिला के साथ संबंध बनाए, जबकि जो संजय है वो वहां पर नाकाम रहा। वो फ्रस्ट्रेट था और निराश था। उसने ये बात अपने दोस्त सौरभ से भी कही। फिर दोनों वहां से निकले और रास्ते में आरोपी संजय ने एक महिला के साथ में छेड़खानी की। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचा और आरजी कर मेडिकल अस्पताल में, कॉलेज में, वो अस्पताल के बाहर तीमारदार या कोई महिला हो उसकी वो तलाश करने लगा। लेकिन उसको लगा कि अगर बाहर उसने वारदात को अंजाम दिया तो शोर मच जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। इसके बाद वो अस्पताल के अंदर गया। जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर उसने डॉक्टर या नर्स की तलाश की जो कि अकेली हो, लेकिन वहाँ पर उसे ऐसी कोई महिला नहीं मिली जो कि अकेली हो। उसके बाद वो घूमते हुए फिर जो सेमिनार हॉल है वहाँ पर गया और वहाँ पर उसको महिला डॉक्टर सोती हुई मिल गई। इसके बाद जाते ही उसने सबसे पहले महिला डॉक्टर का गला दबाया। पुलिस के मुताबिक जो संजय है वो बॉक्सर रहा है और उसको ये मालूम था कि कहाँ पर गला दबाने से महिला बेहोश हो सकती है या फिर मर सकती है। महिला डॉक्टर ने अपने बचाव के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। बेहोश होने के बाद संजय ने महिला के साथ में रेप किया और वहाँ से निकल गया। लेकिन जाते जाते उसका जो ब्लूटूथ था वो वहीं पर छूट गया। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। जो ड्यूटी के उस वक्त ड्यूटी के दौरान डॉक्टर थे, नर्सेस थी, स्टाफ था, उनकी लिस्ट तैयार की, पूछताछ की। लेकिन सीसीटीवी में उनको संजय जो है वो संदिग्ध के तौर पर दिखाई दिया जाता हुआ और फिर बदहवास हालत में आता हुआ। इसके बाद पुलिस ने जो संजय है उस संजय की पहचान आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जो पुलिस चौकी है वहाँ पर तैनात पुलिसकर्मियों ने की और फिर संजय को उसके बैरक से पकड़ा गया। संजय से पूछा गया कि क्या वो इस वारदात में शामिल है, उसने मना कर दिया। फिर उससे कहा गया कि क्या आप गाने सुनते हैं, उसने कहा हाँ सुनते हैं। उसके बाद उसका ब्लूटूथ उसे दिखाया गया, उसने मना कर दिया कि ये ब्लूटूथ मेरा नहीं है। इसके बाद संजय के ब्लूटूथ की जो मैक आईडी है वो उसके मोबाइल में खोजी गई और उस मोबाइल में उसकी हिस्ट्री में जो ब्लूटूथ की हिस्ट्री होती है वहाँ पर उसकी मैक आईडी मिल गई, यानी कि संजय उस ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहा था और यहीं से संजय पकड़ा गया। इसके बाद संजय का जो ब्लूटूथ था वो ऑटोमेटिक संजय के मोबाइल से कनेक्ट हो गया। पुलिस ने संजय का मोबाइल सीज कर लिया, जिसमें हिस्ट्री मिली और हिस्ट्री जो सर्च हिस्ट्री थी उससे ये मालूम चला कि संजय हर रोज़ जो पॉर्न वीडियोज़ हैं वो देखता है। सैकड़ों पॉर्न वीडियोज़ की हिस्ट्री उसके मोबाइल में मिली और हिस्ट्री भी अलग थी, अजीब हिस्ट्री थी, जिसमें बहन,
भाई के साथ सेक्स कैसे करती है, ये सारे इस तरह के जो पॉर्न वीडियोज़ हैं वो देखता था। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद भी संजय के मन में कोई शिकन नहीं थी, उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और ये पूरा मामला सुलझाया गया। हालांकि आगे की जांच सीबीआई कर रही है कि क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी है या ये मामला गैंगरेप का है। इसको लेकर आगे की जांच सीबीआई कर रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो ये मुकेश जानकारी दे रहे थे किस तरीके से कोलकाता पुलिस ने जब जांच की तो उन्हें क्या क्या चौंकाने वाली चीजें इस पूरे मामले के बारे में पता चली। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को उनके धमकाने का जो आरोप है उसे खारिज करा है। बीजेपी कल से कह रही है कि देखिए ममता बनर्जी डॉक्टरों को डरा रही हैं। ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टर को कभी भी नहीं धमकाया। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं लेकिन यह सरासर झूठ है। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैंने बीजेपी की आलोचना की थी क्योंकि वो राज्य में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेडिकल छात्रों के आंदोलन का पूरा समर्थन करती हूं। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें हैं, वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरीके का बयान देना चाहिए। संस्थाओं के प्रति परस्पर सम्मान होना चाहिए। कोई ये कैसे कह सकता है कि हम राजनीतिक कारणों से आदेश पारित करते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं तो ट्रायल कहीं और भेज देंगे। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है। रेवंत रेड्डी ने कविता के रिहा होने पर कहा था कि बीआरएस और बीजेपी के डील के बीच में उन्हें जमानत मिली है। मैं सीधे अपने सहयोगी आशीष भार्गव तक आपको लिए चलता हूं। आशीष, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान से सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज है और जाहिर सी बात है राजनीति में अगर सुप्रीम कोर्ट को खींचा जाएगा तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर, विश्वसनीयता पर एक क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कार्रवाई भी कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला 2015 का है। रेवंत रेड्डी पर कैश फॉरवर्ड का एक मामला चल रहा है। तो यहाँ पर दूसरा पक्ष पहुंचा था कि क्योंकि अब वो सीएम बन गए हैं इसलिए इस मामले का ट्रायल जो है मध्य प्रदेश में शिफ्ट किया जाए। सुबह जो जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस ट्रायल को इतने साल हो गए हैं अब शिफ्ट नहीं करने जा रहे हैं और जुडिशरी पे, क्योंकि ट्रायल अदालत चलाती है तो न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है। हालांकि वो एक स्पेशल पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जरूर इसमें नियुक्त करेंगे और 2 बजे इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन जब 2 बजे और दोबारा बेंच जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस PK मिश्रा की बेंच सुनवाई के लिए बैठी तो उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से रेवंत रेड्डी ने एक बयान दिया है जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालिया निशान लगा रहा है। तो जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन ने इसे गहरी नाराजगी जताई और कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे बात कैसे कर सकता है, इस तरह के बयान कैसे दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप क्रिटिसाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो हैं सिर्फ अपनी विवेक से, अपनी अंतरात्मा से और जो हमने शपथ ली है, ओथ ली है संविधान के प्रति, उसके अनुसार ही आदेश जारी करते हैं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हम राजनीतिक कारणों से के चलते आदेश जारी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हम कोई आदेश जारी करने से पहले राजनीतिक पार्टी से सलाह करेंगे। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही और चिताया कि कल ही इसी तरीके के एक मामले में हमने महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी किया है कंटेम्प्ट का। तो बहुत बड़ी चेतावनी दी है। यानी 2 घंटे बीतते बीतते जो मामला रेवंत रेड्डी के पक्ष में जा रहा था वो रेवंत रेड्डी के इस बयान से उनके खिलाफ हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको देश की सबसे बड़ी अदालत के प्रति सम्मान नहीं है तो हम भी आपका केस जो है कहीं दूसरी जगह ट्रायल ट्रांसफ़र कर देंगे, आप वहां जाकर लड़िए। तो ये भी कहा कि समझाया, नसीहत दी कि संविधान में सभी संस्थाओं के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना की बताई गई है, तो उस तरह की भावना को दिखाई भी देना चाहिए, वो ऐसी भावना होनी भी चाहिए। तो बहुत नाराज सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर हुआ है और उन्होंने कहा कि अब
केस के ट्रांसफर के मुद्दे को बंद करने नहीं जा रहे हैं। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। हालांकि उनकी तरफ से जो वकील थे वो सफाई दे रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया और गहरी नाराजगी जताई कि एक मुख्यमंत्री इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। जो अगर वो ऐसे बयान देता है तो फिर वो जनता के मन में अदालत के प्रति, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के प्रति आशंका पैदा कर रहा है। ये बड़ी बात उन्होंने कही और कहीं ना कहीं चेताया भी है, समझाया भी है और नसीहत भी दी है और ये भी बताने की कोशिश की है कि ज़रूरत पड़ी तो ऐसे मामले में वो अदालत की अवमानना जैसे नोटिस जैसे जो कड़ा कदम होता है उससे उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष। इस जानकारी के साथ तो रेवंत रेड्डी के लिए उनका बयान कैसे मुश्किल कर गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सोमवार को पता चलेगा कि क्या उनका जो केस है वो शिफ्ट करा जाएगा तेलंगाना से बाहर या नहीं। आगे बढ़ते हैं और असम की बात करते हैं। वहाँ पर विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए एक नया विधेयक पारित किया गया है। विधेयक अब असम के हर मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण कराना अनिवार्य बताता है। पंजीकरण सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, काजियों को हटा दिया जाएगा। असम में काजी मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण कर रहे थे। नया कानून इस्लामिक कानूनों के खिलाफ नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसका उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा कहा है इस विधेयक को लाने में। वहीं विपक्ष ने इस पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि विधेयक को चयन समिति के पास भेजा जाना चाहिए। चलिए इसलिए चलते हैं। मेरे सहयोगी रत्नदीप चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नदीप, जाहिर सी बात है कि इससे भी एक कंट्रोवर्सी जरूर पैदा होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा अपने आप को एक इमेज में ढाल चुके हैं और ऑपोजिशन ने उनके खिलाफ कल 18 ऑपोजिशन पार्टी से मिलकर एफआईआर भी दर्ज कराई उनके बयानों के ऊपर। इस कदम को भी उसी कड़ी में देखा जाएगा। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा पिछले कुछ दिनों से ही विवाद में है। जब से उन्होंने कुछ दिन पहले सदन में ही ये कहा था कि जब सदन में एक एडजर्नमेंट मोशन विपक्ष लाया था तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो एक साइड लेंगे और वो जो बांग्ला भाषी जो मुस्लिम हैं, जिनको कि यहाँ पे मियाँ मुस्लिम के भी कहा जाता है, उनको पूरी असम में फैलने नहीं देंगे। तो इस बयान के ऊपर अपोजिशन ने उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज करवाया, एक कंप्लेन की। आज अपोजिशन गवर्नर के पास गया। अपोजिशन ने ये फिर से मांग उठाई कि उनको रिमूव किया जाए, क्योंकि अपोजिशन का ये दावा रहा है कि मुख्यमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं और वो सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। मगर कल जब हमने मुख्यमंत्री को पूछा था, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा था कि उन्होंने जो स्टेटमेंट रखा है, इसके पहले लगभग 2 पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ही स्टेटमेंट हाउस में रखा है। इसके पहले एक गवर्नर ने भी यही स्टेटमेंट रखा है। तो उन्होंने कोई ऐड या फिर मॉडिफाई नहीं किया, तो अपने बात पे अड़े रहे। और कहीं ना कहीं पे जरूर आज मुख्यमंत्री को एक तरह से सदन में उनके लिए एक जीत भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड डिवोर्स बिल है वो पारित हो चुका है। और ऑपोजिशन ने जो एडजर्नमेंट लाए थे, उस एडजर्नमेंट में सरकार एडजर्नमेंट मोशन पे ऑपोजिशन ने वर्कआउट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पे सरकार और ऑपोजिशन एक इस मामले पे कहीं ना कहीं पे एक जगह पे आई है। और रिपीलिंग एक्ट द्वारा जो 1935 का जो एक्ट था, जहाँ पे कि जो मुस्लिम के जो निकाह और तलाक असम में वॉलंटरी होते थे और उनको रजिस्ट्रेशन काजी करते थे, वो सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया और ये नया कानून अब लाया गया है, जिसको कि अब बिल के रूप में आज असेंबली ने पास किया है। अब ये गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर के असेंट के बाद, और इसके बाद ही ये लॉ बन सकता है। मगर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसका टाइमिंग देखिए, जहाँ पे कि एक तरफ अपोजिशन मुख्यमंत्री को इस मामले पे घेरने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं पे अब जो अमेंडमेंट्स अपोजिशन 1-2 अमेंडमेंट्स की बात इस बिल में अपोजिशन ने कही थी, उस पर सरकार राजी हो गई। सरकार ने कहा ठीक है, आगे चल के देखते हैं, आप ये सब आप जो सुझाव दे रहे हैं हम इसको कंसिडर करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे एक इस बिल के ऊपर सहमति बनाने की कोशिश जरूर मुख्यमंत्री ने की। और आगे आने वाले जो चुनाव हैं असम में 2026 में, उस चुनाव के पहले जरूर ये जो पूरी पोजीशनिंग सरकार, मुख्यमंत्री या फिर ऑपोजिशन ले रही है, इसका एक असर रहेगा। मगर मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ये पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। पिछले साल उन्होंने एक मिशन शुरू किया था बाल विवाह के विरुद्ध। असम में बहुत सारे अरेस्ट हुए
थे और उसमें मुख्यमंत्री का कहना है ये पाया गया था कि कुछ काजी बाल विवाह में जो अरेस्टेड हुए थे क्योंकि उन्होंने माइनर मैरिज को रजिस्ट्रेशन किया था। और ये जो नया कानून लाया जा रहा है यहाँ पे माइनर मैरिज की रजिस्ट्रेशन किसी तरह भी नहीं की जा सकती है। तो पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो जबकि अपोजिशन मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश कर रही है सदन के बाहर, सदन के अंदर ये जो बिल पारित हुआ इससे ज़रूर मुख्यमंत्री और सरकार को ज़रूर एक बढ़ावा मिलेगा। नंबर्स भी उनके साथ है और नंबर्स के साथ साथ आज जिस तरह से बिल अपोजिशन के शोरगुल के बिना, अपोजिशन के वॉकआउट के बिना पास हुआ, कहीं ना कहीं पे इसको मुख्यमंत्री ज़रूर अपनी जीत की तरह ही देखेंगे। अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। आगे छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया हुआ है। पिछले 3 दिनों में अलग अलग हादसों में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। 6000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। करीब 1200 लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन का कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं देवभूमि द्वारका के कल्याणपुर तहसील में बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए सुरक्षित स्थान तक ले जाया गया। वहीं हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट भी गिराए जा रहे हैं। इस वक्त बेहद परेशानी वाली जो स्थिति है वो गुजरात में बनी हुई है और अगले 3 से 4 दिन बारिश से राहत मिलने के अनुमान नहीं है। हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी इस वक्त गुजरात में है, वडोदरा से उनकी ये रिपोर्ट। गुजरात में जिस प्रकार की बारिश पिछले कुछ दिनों में हुई है उससे ना सिर्फ गुजरात और वडोदरा में खास तौर पर जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो गांव के इलाके हैं वो पानी में डूब चुके हैं। वहां पर न तो खाने और पानी की सुविधा और ना ही बिजली मौजूद है, जिसके चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलकर शेल्टर ढूंढने के लिए होटल्स में जाकर रह रहे हैं। हमारी टीम जब गुजरात पहुंची तो हम जिस होटल में रुके हुए थे उसी होटल में हमें बताया गया कि सारे रूम्स जो है वो फुल है और कारण ये कि घरों में घुसे पानी और बिजली न होने के चलते जो परिवार के लोग हैं वो आकर होटल में रह रहे हैं और साथ ही जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि जब तक उनके घर से पानी ना निकले और बिजली ना आ जाए तब तक एटलीस्ट जो छोटे बच्चे इनके साथ मौजूद हैं वे उन्हें सुरक्षित रख सके। हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी ही फैमिली है जो आई है। हम इस समय वडोदरा सिटी के भाईली इलाके में हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन जो घरों में पानी घुसा हुआ है वो अब तक पानी वैसे ही है और वो निकला नहीं है। हम परिवार से जान लेते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं और आपके घर की क्या स्थिति है? अकोटा से आए हैं एंड वहाँ पे लाइक लिटरली यहाँ तक पानी है। लाइक इट वाज सो डिफिकल्ट इवन टू कम हियर, मतलब पूरी गाड़ी पानी में थी। बट वी हैव स्मॉल किड्स सो वी हैव टू शिफ्ट हियर। और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, दूध नहीं, खाना, नो सप्लाई, नथिंग। और कुछ पानी नहीं है, फूड नहीं है, आपने बताया छोटे बच्चे हैं आपके साथ, उनके लिए दूध, खाना कुछ भी वहाँ पर सप्लाई नहीं हो रहा है। आप लोग घर से कब निकले, क्योंकि बारिश पिछले कई दिनों से हो रही है, आप लोग घर से कब निकले और यहाँ पर कितने दिन से रहे? वी लेफ्ट ऑन मंडे इवनिंग, वी वर फ्रेंड्स प्लेस 2 दिन, पर वहाँ भी कल से लाइट्स नहीं है। वी स्टे देयर इवन विदाउट लाइट्स, मिल्क नहीं था, कुछ भी नहीं था। वी सर्वाइव्ड अ डे। फिर कल वी चेकड इन हियर सुबह और दोपहर को आए एंड वी आर हियर। माइट हैव टू स्टे स्टिल मोर, एक और दिन रहना पड़ेगा। आप अकोटा से आए हैं, अकोटा थोड़ा दूर है यहाँ से, भाईली से। अकोटा के आसपास आपको होटल नहीं मिले, इतने दूर आना पड़ा आपको, क्या कारण है? बट देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी और इट्स नॉट पॉसिबल ओनली बिकॉज पूरा पानी है। आप लोग ने कई और दूसरे होटल में जाकर रुकने की कोशिश की है कि वहाँ पर? वी ट्राइड इवन एट अलकापुरी बट ऑल द होटल्स आर फुल, कहीं भी रूम्स अवेलेबल नहीं है। एक परिवार को सुना जिन पर इस प्रकार की स्थिति आई है कि इन्हें अपने घर से बाहर निकलकर होटल में रहना पड़ रहा है, जो इनके घर से कुछ ही दूरी पर है। अपने घर पर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर ना बिजली है और ना ही खाने पीने की व्यवस्था। और ना सिर्फ ऐसे एक परिवार बल्कि ऐसे कई सारे परिवार इस होटल में मौजूद हैं और सिर्फ
सिर्फ एक होटल में नहीं, इतने भी होटल है इस समय सभी पैक है, यानी सभी फुल हो चुके हैं, क्योंकि कोई बाहर से या दूसरे शहर या दूसरे राज्य से लोग नहीं आए हैं, बल्कि उनके उस होटल के लोकेलिटी के ही लोग आकर होटल में रुक रहे हैं। आज बारिश होने की संभावना कम है, लेकिन जो पानी इकट्ठा हुआ है वो कब तक निकलता है, इसको लेकर अब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। देश में आए दिन आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं और कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय बन चुकी हैं। छात्रों की आत्महत्या के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं और ये बहुत चिंता का विषय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में छात्रों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। राजस्थान का कोटा आत्महत्या के मामलों में हमेशा चर्चा पे रहता है, लेकिन इस रिपोर्ट में वो 10वें नंबर पर है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि पढ़ाई जो है छात्रों के लिए जानलेवा बन रही है, या फिर और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो कम उम्र के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इतना प्रेशर नहीं झेल पा रहे और अपना जीवन को अंत करने जैसा एक बड़ा फैसला ले रहे हैं। रिपोर्ट क्या क्या कहती है? लड़कियां ज्यादा पीड़ित हैं। छात्रों की खुदकुशी पर 4% जो राष्ट्रीय औसत से दुगनी दर एक दशक में छात्रों की दिखाई पड़ रही है। एक दशक में छात्रों की आबादी 58.2% करोड़ से घटकर 58.1 करोड़ हुई है। एक दशक में छात्रों की खुदकुशी की जो संख्या है वो 6,654 से बढ़कर 13,044 तक बढ़ी है। छात्राओं की खुदकुशी की दर में बढ़ोतरी देखी गई है। 2022 में खुदकुशी करने वाले 53% छात्र लड़के, बल्कि 2021-22 के बीच पुरुष छात्रों की खुदकुशी दर 6% गिरी है। वहीं 21-22 में लड़कियों की खुदकुशी की जो दर है वो 7% बढ़ी है। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये घटनाएं ज्यादा रिपोर्ट की जा रही हैं? महाराष्ट्र में इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं तमिलनाडु जो एक समृद्ध राज्य माना जाता है वहां पर भी इस तरीके के मामले दूसरे नंबर पर हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर, राजस्थान 10वें नंबर पर है। कोटा से अक्सर आप खबरें सुनते रहते हैं, लेकिन कोटा को अगर मतलब पूरे राज्य को अगर देखा जाए तो राजस्थान का नंबर 10वें पे आता है। खुदकुशी में 29% मामले दक्षिण के राज्यों से देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अजय चौधरी साहब जुड़ रहे हैं। आईपीएस सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं ये काफ़ी चिंताजनक आंकड़े हैं, खासतौर से जिस तरीके से जो एक डेमोक्रेटिक डिविडेंड की हम बात करते हैं कि देश में अभी इस वक्त ज़्यादा जवान लोग हैं जो आगे वर्कफोर्स में देश की मदद कर सकते हैं। अगर वहीं पर इतना प्रेशर देखने को मिल रहा है तो ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है और सही समय पर आपने इसे उठाया है और आंकड़ों के साथ आपने बात की है। जो आंकड़े हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं। अब इसमें तो आपने कहा कि इतना बड़ा बोझ क्यों या तनाव बच्चे महसूस कर रहे हैं, तो हमारी अपेक्षाएं, पारिवारिक और समाज की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हमारे ऊपर जो सोशल मीडिया का और मीडिया का प्रभाव है उसमें बच्चे बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और उनके माता पिता भी ये चाहते हैं कि हर बच्चा सेलिब्रिटी छोटी उम्र में बन जाए। कई ऐसे बच्चे जो होते हैं जो उनको गॉड गिफ्टेड इतनी योग्यताएं होती हैं कि कोई अच्छे सिंगर हो जाते हैं छोटी उम्र में, 10 साल की उम्र में, कोई बहुत अच्छा शतरंज खेलते हैं, कोई बहुत अच्छे खिलाड़ी दूसरे फील्ड के होते हैं और उपलब्धि होती है, चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, फिल्मों में जाते हैं। तो हर बच्चे से ये उम्मीद करना कि हर बच्चा सेलिब्रिटी बन जाएगा, ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और बच्चे की जो एक स्वाभाविक विकास होता है कि व्यक्तित्व का, उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें बजाय सेलिब्रिटी बनाने की। मैं ये मानता हूँ अगर ये दबाव पढ़ाई लिखाई का, और पढ़ाई में भी हर बच्चे के 95% से ऊपर ही मार्क्स आने चाहिए। बच्चे के ऊपर इतना 10th और 12th के एग्जाम में इतना दबाव होता है कि अधिकांश घटनाएं हम लोग उस वक्त सुनते हैं और तमाम सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं कि हेल्पलाइन इशू की जाए। आपने देखा होगा कि
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बच्चों के से बात करते हैं एग्जाम से पहले। तो ये हर स्तर पर इस बात को महसूस किया जा रहा है कि हम लोग अपने बच्चों पर परफॉर्मेंस को लेकर, उनकी उपलब्धियों को लेकर मानसिक दबाव न बनाएं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जी सर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर दीपक रहेजा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने साइकाइट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, इतने मतलब अक्सर ये बात होती है, अगर आप ऊपर से देखें तो हमारे कम से कम समाज में इस तरह की कि बच्चों पे क्या प्रेशर है, बस उन्हें पढ़ना है, खेलना है। लेकिन कम से कम ये आंकड़े दिखाते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर से जूझ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एकेडमिक प्रेशर होते हैं या और भी तरीके के, जिस तरह से सामाजिक बदलाव हैं, जिस तरीके से हमें बता रहे थे अजय चौधरी साहब भी कि आजकल सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की, हर कोई इंस्टेंट स्टारडम सेलिब्रिटी बनने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। क्या ये एक्सटर्नल प्रेशर्स जो हैं ये बच्चे झेल नहीं पा रहे हैं? देखिए अंकित जी, जैसे अजय साहब भी बता रहे थे कि बच्चे ज्यादा जो जूझ रहे हैं और दब रहे हैं वो माँ बाप की और समाज की महत्वाकांक्षाओं से और उनकी एक्सपेक्टेशन से जूझ रहे हैं। समाज का ढांचा बदल रहा है। कहीं ये जो इतनी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, मल्टीटास्किंग के जो जरिए खुले हैं, उसको हम एक बून की तरह इस्तेमाल करने की बजाय अपने बच्चों पे इतना प्रेशर लाद के उसको एक एक अभिशाप के रूप में सामने ला रहे हैं, और जिसकी दुर्दशा और जिसका खामियाजा जो है हमारे सामने आ रहा है कि ना सिर्फ सुसाइड के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि जो जो मानसिक तकलीफें हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसके आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। बच्चे सफर कर रहे हैं और युवा खुश नहीं है। तो जो हम इतने समाज में टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बड़े अब साधन जो संयोर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, क्या उसके चलते हमारा जीवन बेहतर हो रहा है, ज्यादा खुशहाल हो रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और हमें कहीं एक इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी, समझना होगा कि जो 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 ये सोशल फैब्रिक हम क्रिएट कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के साथ हैं, इसके चलते बच्चे कहीं एक प्रेशर में आ रहे हैं और अपनी आत्मघात का भी फैसला, जी इतना बड़ा फैसला कर बैठते हैं। चौधरी साहब, क्योंकि आप जिस सर्विस से आते हैं सर, हमारे देश के अंदर वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड सर्विसेज को माना जाता है, उसके लिए लाखों बच्चे हर साल तैयारी करते हैं। उसमें भी हमने देखा है कि प्रेशर में किस तरीके से, मैं सिर्फ आपकी सर्विस का एग्जांपल दे रहा हूं, सिविल सर्विसेज का, आईआईटी की बात करें या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसमें हमने देखा है कि लाखों बच्चे बैठते हैं और हर किसी को लगता है कि इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा। एक बहुत बड़ा वो प्रेशर उनके ऊपर रहता है। तो क्या कुछ कदम आप सजेस्ट कर सकते हैं, या आप दिल्ली पुलिस की तरफ से, या जिस तरीके से क्योंकि केसेस इवेंचुअली पुलिस को ही डील करने पड़ते हैं अगर इस तरह के जो केसेस आते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या जो कदम हैं वो उठाए जा सकते हैं जो कम से कम थोड़ा प्रेशर जो है वो बच्चों का रिलीज हो सके? सबसे पहले तो जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसा डॉक्टर रहेजा साहब ने भी कहा कि दबाव नहीं होना चाहिए, और ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न नहीं है। किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना न करना, ये माँ बाप को बताना चाहिए कि आप इसमें कोशिश करिए, अपनी ईमानदारी से कोशिश करिए, और अगर आप नहीं होते हैं तो एक प्लान बी लेकर चलिए। दूसरे तमाम ऑप्शन हैं। आज की दुनिया इतनी ज़्यादा संभावनाएं खुल गई हैं कि अब 20 साल पहले वाली स्थिति नहीं है कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। और एक बहुत ही रोचक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आप पूरा जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं और लोग हैं, या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सफल उद्यमी हैं, अगर आप एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि अधिकांश सफल लोग, बहुत ज्यादा सफलता उन लोगों ने हासिल की है जो शायद इनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत कम था। कई तमाम ऐसे उद्योगपति हैं जिनको हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी पटरी से शुरू की और आज वो बहुत बड़े आदमी बन गए अपनी मेहनत से और लगन से। मैं रोचक बात जो बता रहा था, एक यूट्यूबर थे, मेरा इंटरव्यू लेने आए, तो जब मैंने ये बातें उनको कही कि ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न नहीं है, तमाम ऐसे मीडिया में लोग हैं, हमारे साथी हैं जो हमारे साथ तैयारी करते थे, आज उनका बहुत बड़ा नाम है, कई लोग राजनीति में हैं, तमाम क्षेत्रों में सफलता हासिल की है, तो श्रीमान जी ने वो इंटरव्यू चलाया ही नहीं। वो केवल ये चाहते हैं कि नहीं, बस यही कहिए कि सर ये इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं 20 एग्जाम्पल व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जिन्होंने सामाजिक जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, IIT, IIM, UPSC
मेडिकल जो भी है वो उसमें नहीं गए, उन्होंने नए रास्ते चुने और इतनी संभावनाएं उनको मिली, इतनी उनकी उपलब्धियां हैं कि वो किसी भी नौकरी करने वाले लोग से ज्यादा बड़ी हैं। तो ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी एक छोटा सा उदाहरण हम अखबार में देख रहे थे या कहीं सोशल मीडिया में, एक बच्ची ने इसलिए आत्महत्या की कि लोग उससे ये कहते हैं कि तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। इस बात को सुनते सुनते वो बच्ची इतनी परेशान हो गई कि उसने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय कर लिया। तो ये जो रील्स का सिस्टम है, जो सोशल मीडिया में छोटी सी छोटी बात को डालना है, अकेलापन बढ़ रहा है, लोग कंप्यूटर में उलझे हुए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हमें जागरूक बच्चों को करना पड़ेगा जी। और जैसा कि केवल एग्जाम के वक्त नहीं, अच्छे काउंसलिंग सेशंस उनके होने चाहिए स्कूल के स्तर पर। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की बनती है कि माँ बाप, भाई बहन और अड़ोस पड़ोस के लोग सब मिलकर बच्चे को इसके व्यवहार का अध्ययन करें कि इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, अकेलेपन की भावना या कभी कैजुअली कोई बच्चा इस तरह की बात तो नहीं कर रहा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ या जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। इन तमाम चीजों को हमें नोट करना चाहिए और बच्चे को समर्थन देना चाहिए और मानसिक उसको दबाव से निकालना चाहिए। सर, मैं डॉक्टर रहेजा पे जाने से पहले एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर कोटा के मामले में हमने देखा अगर कोई सुसाइड हो जाता है, कोई बच्चा यहीं घर या वहाँ से गायब हो जाता है, घर से भाग जाता है, तो पुलिस के ऊपर कोर्ट भी सख्ती करता है। हम भी बड़े सवाल उठा देते हैं कि पुलिस क्या कर रही है और आपने चेक क्यों नहीं करा और वहाँ पे आप क्यों नहीं गए। लेकिन ये सब उस वक्त सवाल मौखिक तौर पर उठाने आसान है, लेकिन क्या एज अ फोर्स आप लोग कुछ प्रोग्राम भी चला रहे हैं या लोग इस तरीके की सुविधा है कि हेल्पलाइन में कोई आपको फोन कर सके, उनकी मदद हो सके, क्या इस तरीके की कुछ जागरूकता अभियान भी फोर्स चलाती है? देखिए, हम लोग अपनी फोर्स के जो हमारे लोग हैं जो हाई प्रेशर जॉब्स में काम करते हैं, जैसे ट्रैफिक में काम करते हैं और दिन रात पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, उनको हम योग के माध्यम से और एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग हम लोग कराते हैं। ऐसे तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से स्कूल के बच्चों के लिए या दूसरे बच्चों के लिए मैं नहीं समझता कि शायद हो सकता है कोई बहुत किसी पुलिस ने ऐसा इनिशिएटिव दिया हो, जी जरूरत है, मैं मानता हूँ। लेकिन अपने हमारे यहाँ भी जैसे फोर्सेज में आपने कई जगह सुना होगा कि तनाव में अधिकारियों को ऊपर गोली चला दी, अपने साथियों के ऊपर गोली चला दी, ऐसी घटनाएं होती हैं। उनके मद्देनजर ऐसे कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिससे कि उनको मानसिक तनाव कम किया जाए और उनको योग के माध्यम से और काउंसलिंग के माध्यम से उनके तनाव को कम करके इस तरह की चीजों से वो हमारे जवान दूर रहें। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने सवाल सिर्फ इसलिए पूछा कि पुलिस थोड़ा आसान निशाना भी कई बार हो जाती है कि हर तरह में उम्मीद करी जाती है कि पुलिस रोक ले और पुलिस कुछ काम करे या पुलिस जाके चेक करे कि किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना काम करें। डॉक्टर रहेजा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ सर, क्या ये जो रियल लाइफ और रील लाइफ का आजकल एक बड़ा हम लोग हमेशा अक्सर बात सुनते रहते हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे आप जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, तो हर किसी की ज़िंदगी आपको अपनी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल दिख रही है, लोग ज़्यादा घूमते नज़र आ रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्या बच्चों के ऊपर बना रहा है? मतलब हर किसी को लगता है कि बस हम लोग, हर कोई व्यक्ति इसी तरीके से बाहर भी चला जाएगा और ये आप इस तरीके की स्टारडम भी पालेंगे। ये एक रियल लाइफ और रील लाइफ का शायद बच्चे अंतर पूरा समझ नहीं पा रहे। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो रियल वर्ल्ड है और वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें कहीं एक ऐसा कोहरा छा जाता है कि एक बच्चा जो पूरी तरह परिपक्व नहीं है, जिसकी मानसिकता पूरी तरह परिपक्व नहीं है और सामाजिक रूप पे कहीं हम जिम्मेदारी लेके इस बात का एहसास करने को तैयार नहीं है कि कहीं मूल रूप से जाके बच्चे को, देखिए, मैं काउंसलिंग को या मानसिक इंटरवेंशन को कहीं सेंसेशनलाइज या पॉपुलराइज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप किसी भी जरिए को देखिए जो कि आपको दिमागी रूप से कंफर्ट देता है और कहीं एक गहराई से हमारी सोच की जड़ों पे जाता है। और यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूँगा हमारी माइथोलॉजी का, हमारे संस्कारों का। आप गीता देख लीजिए, आप बाइबल देख लीजिए, ये सब मूल रूप से ब्लूप्रिंट हैं। जो सत्संग की हम बात करते हैं, जो रियल लाइफ में गुरु होते थे, जो सत्संग किया करते थे, वो कुछ भी नहीं, एक मास काउंसलिंग करते थे जिसकी बहुत गहरे रूप से जरूरत है। बिकॉज
collectively all the mental health professionals put together will not be able to suffice for the number of people who need intervention. तो घर में जो रोल संस्कार देने का, उन जड़ों को मजबूत करने का, घर में दादा दादी नाना नानी दे देते थे, कहीं अब वो जो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हुआ, वो न्यूक्लियर फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम खत्म हुआ, माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली में आज वही जो वेस्ट में एक चलन था कि बच्चा बड़ा होता है और वो 25 साल की उम्र में आते तक कहता है कि मुझे एक अपना एक अलग अपार्टमेंट चाहिए या अलग कमरा चाहिए, वहीं वो रह रहा है। तो उसको ये जो एक सोशल विकेरियस लर्निंग, जो पारिवारिक लर्निंग है, वो कहाँ से मिले? तो कहीं, और वो एक चकाचौंध की दुनिया में जो ये वर्चुअल वर्ल्ड को देखता है, तो भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? और यहाँ सबकी कमीज वर्चुअल वर्ल्ड में हमारी कमीज से ज्यादा बेहतर नजर आती है, उनकी जिंदगी बेहतर नजर आती है, उनकी हॉलिडेज बेहतर नजर आती हैं। तो कहीं हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं अजय चौधरी साहब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी जस्ट लौटा हूं दिल्ली पुलिस के उन कर्मचारियों के लिए जो कि एक इमेंस प्रेशर में काम करते हैं, ओपीडी चला के, और जो हर बृहस्पतिवार को मैं हौस खास में पुलिस कॉलोनी में करता हूं। तो अगर पुलिस ये जिम्मेदारी से इसका एहसास करके वो इंटरवेंशन कर सकती है, तो चाहे वो कोटा हो, चाहे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वहां जो ये काउंसलर हैं, आप अगर स्कूल में जाइए तो जब एनसीईआरटी ने अनिवार्य किया कि काउंसलर होना जरूरी है, तो काउंसलर का काम क्या रह जाता है? वो मेक शिफ्ट करता है कि जो टीचर नहीं आया उसकी क्लास में जाके बच्चों को बिजी रखना और उनको वो रखना। तो कहीं ये जरूरी है कि एज सोसाइटी वी अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, ये हम बहुत अहम बात आपने कही कि जिम्मेदारी सबको लेनी होगी, और कहीं ना कहीं कोई अगर आपके आसपास परेशान है तो शायद कई बार सिर्फ बात करने से, उसकी तरफ हाथ बढ़ाने से ही उसकी परेशानी का आधा हल बात करने से ही हो सकता है। तो नज़रअंदाज ना कीजिए, देखिए अपने आसपास, थोड़े से सचेत रहिए। और स्टिग्मा जो है, अगर आपके कोई डिप्रेशन में दिख रहा है, कोई परेशान दिख रहा है, तो डॉक्टर तक ले जाने के लिए भी बड़ा स्टिग्मा है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस बड़े गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम लोगों को इससे कुछ रास्ते ज़रूर दिखाई पड़ेंगे, कुछ लर्निंग ज़रूर होगी इससे, जिससे कि कम से कम देश का जो भविष्य है उसको इतना निराश ना होना पड़े कि वो अपनी जान लेने पर उतारू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरठ से एक खबर आ रही है, मेरठ की इस खबर की तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहाँ पे 35 साल की अजीत नाम के एक शख्स ने नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, आरोपी शख्स ने यौन उत्पीड़न करते हुए बच्चों के वीडियो भी बनाए और बच्चों को ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की है। इसमें 6 बच्चों के नाम शामिल हैं, जिसमें 4 बच्चे नाबालिग हैं। हमारे संवाददाता पल्लव मिश्रा की ये रिपोर्ट। हमारे बच्चे की स्थिति बहुत खराब है, मरने हाल है हमारा बच्चा, और इन्हें कैडी से कैडी सजा मिलनी चाहिए, इन्हें फांसी होनी चाहिए जी। तो खा पी रहा है? ये कुछ नहीं खा रहा जी। कुछ बोलता है आप लोगों से? नहीं बोलता। किसी से बात करता अपने भाई से, बहन से, पिता से? बस अपने मन में घुटता है जी। मन में? हाँ जी। स्कूल जा रहा है? बस कभी चला जा, कभी ना जाता जी। पढ़ाई कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब? बस कर रहा, खाना पूर्ति जा रहा, कभी ना जाता। आप पूछती नहीं है इससे कि क्या बात है, अब ठीक हो जाओ कुछ? मन्नू कह मेरा मन नहीं करता। ये दर्द किसी एक का नहीं है, बल्कि गांव में रह रहे कई परिवार का है, जो अब खुलकर अजीत के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब भी कई पीड़ित ऐसे हैं जो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो बस अपना दर्द लेकर बिलख रहे हैं। दरअसल अजीत नाम के शख्स पर आरोप है कि वो बच्चों को किसी बहाने से बुलाता और फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उनका यौन शोषण करता। इतना ही नहीं, अजीत ने नाबालिग बच्चों का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए उनसे मोटे पैसे भी ऐंठे। पर आने को यहाँ से कहीं उन्होंने इनकार कर दिया जी। क्या बोलता है? उन्होंने कहा मैं गाँव में कदम नहीं धरने का जिंदगी भर में। जिंदगी भर? हाँ जी। अब कैसे बताओ जी, बस बेटा दूर हो गया? बेटा दूर हो गया जी, बस मगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी पापा से बात करने के लिए, और
बस ये अभी ऐसे ही गुमसुम से रहा जी, अभी कुछ दिमाग से मैं कुछ बोधरेशन से हो जा। इलाज चल रहा है उसका? हाँ जी, इलाज बता रहा था जी उनको, मैं दवाई ले रहा हूँ। पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि ये छोटू का घर है। मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा उम्र कितनी? मैं कहा जी 17-18 साल। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा तुम्हारे लड़के के साथ किया गया है और ऐसा ऐसा हुआ है। बच्चे ने कुछ नहीं बोला? उसे शर्म आ रही जी। हाँ, पैसे मंगवाए उसने मेरे पे। कितना पैसे मंगवाए? मेरे पे जी 3000 रुपये थे, अभी डलवाए। सान रहता, मैं कहूँ थी छोटू तो रोटी भी नहीं खाता सही तरीके से। उसने कहा कि मेरे पेट में दर्द रहे हुए। अब देखो मुझे क्या पता। अजीत की गांव में ही एक परचून की दुकान है जहां वो बैठता था। यहीं पर वो नाबालिगों को कभी परिजनों से फोन पर बात करने के लिए बुलाता था तो कभी दुकान पर सामान लेने आए बच्चों को शिकार बनाता था। अब ये अजीत का घर है जहां पे वो घटना को अंजाम देता था और जो जानकारी है उसके मुताबिक इसी कमरे में बताते हैं कि वो घटना को अंजाम देता था। यहाँ पे उसने कैमरे लगा रखे थे, लैपटॉप्स थे। ये देखिए आप, ये लैपटॉप भी यहाँ मौजूद है वो, जिसमें वो बच्चों के जो क्लिप्स हैं, गंदे गंदे क्लिप्स जिसमें वो रखता था। ने मेरी गैर बदतमीजी करी जी। तो तुम उसे जानते थे पहले से? जानता हूँ जी। कैसे जानते थे? बहुत जानू था जी, यहीं रहता हूँ। अच्छा, यहीं रहता था? मैं कुछ नहीं जी, पेप्सी पिलाई थी जी दारू में मिला के। दारू मिलाकर? हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसने तुम्हारी हरकत की? हाँ जी, बहुत गंदी गंदी हरकत करी जी। अच्छा, फिर उसने तुम्हारा वीडियो बना लिया? हाँ जी, वीडियो बना तो ली। जो उसने हरकत की, तुम होश में थे या बेहोश थे? जी मैं होश में था, 2 मिनट ही था जी होश में, फिर मुझे होश नहीं आया बिल्कुल भी। फिर तुमको होश कब आया? जी मुझे 2 घंटे बाद आया जी। मैंने कह दी तुमने कुछ करा था जी? मैंने ना जी, ना कर दी थी मैंने। अच्छा, हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं जिसको उसने परेशान किया है, गंदा काम किया है? जी बहुत हैंगे जी। हमें तो या तो फांसी चाह हमारे सामने, या हमें चाहो अपने हाथ में। हम कुछ भी करें, उसे पलकटी तक काटता है या कैसे भी काटना है। और माँ है जो कुछ है जी, हम तो बस यूँ चाहे माँ भी जावे पूत भी जावे, माँ है सब कुछ उसकी। माँ को भी चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, माँ ही करवाती है जो कुछ करवाती है जी। बाहर बैठ जाए दरवाजे पे। अजीत लंबे समय से गांव में गंदा काम कर रहा था, लेकिन बच्चों के परिजनों को कोई जानकारी नहीं थी। मामले का खुलासा वीडियो वायरल होने के बाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 19 अगस्त को आईपीसी की धारा 377, 506 और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की। फिलहाल मामला दर्ज होने के 9 दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अजीत उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से उसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, जिसमें मोबाइल फ़ोन में जो वीडियोस हैं उन्हें डिलीट कर रखा है। उसको फोरेंसिक को भेज करके रिकवर कराया जाएगा और उससे पूछताछ करके और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एफआईआर में 6 पीड़ित नामजद थे। उन 6 व्यक्तियों के बयान लिए गए हैं और गांव में काउंसलिंग की गई है कि अगर अन्य कोई भी पीड़ित है तो आकर के पुलिस को इस संबंध में सूचना दे सकता है। मामला सामने आने के बाद कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन एक्टिव हुआ और उसने कहा कि वो आरोपी को सजा दिलाने के लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेगा। दर्जनों बच्चों के साथ कुकृत्य करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन इस आदमी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा और बच्चों को न्याय दिलाएगा। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अजीत पर अवैध तरीके से शराब तस्करी के भी मामले दर्ज हैं। वहीं घटना के बाद से गांव के लोग अजीत की हरकत से आक्रोशित हैं और उसे कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। अजीत का स्वभाव देखने में तो अच्छा था वो, लेकिन मैं भी ये खबर सुन के आश्चर्यचकित हूँ कि ये हुआ कैसे। लेकिन जब से मैंने उसके साथ देखा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन ड्रिंक तो करता था वो। भाई देखो, हम तो ये चाहते हैं जिसकी गलत हुआ था को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें बहुत शर्मनाक घटना है, बोलते हुए थोड़ा शर्म है, बोल नहीं सकते, इतनी निंदनीय घटना है। बच्चों को थोड़ा काउंसलिंग की ज़रूरत है। ऐसे इंसान की तो जगह मेरे हिसाब से समाज में तो होनी नहीं चाहिए। अब भले ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन पीड़ित परिवार में अभी भी भय का माहौल है। उनका कहना है कि घटना के कारण उन्हें हर जगह शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है और उनका घर से बाहर निकलना भी
मुश्किल हो रहा है। उनकी मांग है कि अजीत को ऐसी सजा मिले जो न सिर्फ मिसाल बने बल्कि गांव का फिर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी गंदी हरकत करने की सोच भी न सके। मेरठ से एनडीटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति केस में उन्हें यह राहत मिली है। सीबीआई की जांच जारी रखने की इजाजत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जा सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये लगातार उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। नेहाल किदवई हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहाल, बड़ा ये एक फैसला है और बड़ी राहत है डीके शिव कुमार के लिए। देखिए, डीके शिव कुमार के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राहत है कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक प्ली दिया गया था डीके शिव कुमार की तरफ से और ये कहा गया था कि सरकार के पास जनरल 21 एक्ट क्लाउज 21 ऑफ जनरल क्लाउजेज एक्ट, ये एक ऐसी शक्ति है संविधान की तरफ से दी गई है सरकार को कि कोई भी सरकार अपने पुराने ऑर्डर को या तो विड्रॉ कर सकती है यानी वापस ले सकती है, उसमें बदलाव ला सकती है। और इसी ऑर्डर के तहत जब कांग्रेस की सरकार यहां पर आई तो उसने येडियुरप्पा सरकार ने जो डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे उस आदेश को वापस ले लिया। तो ये एक विशेष शक्ति है और इसी का उपयोग करते हुए कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। और ऐसे में हाईकोर्ट ने इस संविधान की इस शक्ति की मान्यता को मान्यता देते हुए सीबीआई को जो आदेश दिए थे येडियुरप्पा सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया। और अब सीबीआई को यह कहा गया है कि आप फिलहाल अगर चाहें तो इसको चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ यत्नाल जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी इसको चुनौती दी थी कर्नाटक सरकार के फैसले को। अब इन दोनों के पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। इस बीच में जैसे ही कर्नाटक सरकार ने विड्रॉ किया था अपने पुराने आदेश को, उसके फौरन बाद लोकायुक्ता ने जांच शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर कर्नाटक की लोकायुक्ता जांच कर रही है। कर्नाटक की जो लोकायुक्ता पुलिस है वो कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं और चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ अब डीके शिव कुमार के कंट्रोल में है, ऐसा कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। डीके शिव कुमार के लिए राहत है और देखिए राहत भी किस समय आई है जब सिद्धरामैया जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए अभी के लिए सवाल इंडिया में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।